नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आरएस जंक्शन पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 और 21 जुलाई 2024 को आपका मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाला है और उसी क्रम में आज एक ये सेशन हमारा रहेगा जिसमें हम आरएस मुख्य परीक्षा 2023 जो हमारी होने वाली है, उसका जो पेपर थर्ड है, उसके स्पोर्ट्स एंड योगा वाले सेक्शन का रिवीजन करने वाले हैं। इस रिवीजन के दौरान मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं, संभावित हैं, न केवल उन पर बात करूंगा, बल्कि उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति कैसी रही और वो कहाँ से पूछे गए हैं, उस चीज को भी हम देखेंगे। और पूरा का पूरा टॉपिक हम रिवीजन करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसी के अनुरूप आप अपने आप को तैयार कर लें। तो ये हमारा सिलेबस है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। अ, कुल मिलाकर के और इसमें 7 टॉपिक दिए हुए हैं, जिन 7 टॉपिक पर हमको तैयारी करनी है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और 2 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के यहाँ से होंगे। पहला जो पॉइंट है वो है भारत और राजस्थान की जो खेल नीति है, उस पर बात हुई है ना। भारत और राजस्थान की खेल नीति में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं वो हैं। उसके बाद में है दोनों के प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान में जो राज्य क्रीड़ा परिषद, मतलब जो होलसोल रेस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं देश में खेलों के विकास के लिए, उन पर इसमें क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद में राष्ट्रीय और राजस्थान के जो खेल पुरस्कार हैं, जो राजस्थान में दिए जाते हैं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उनको, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं ओवरऑल ओलंपिक्स से लेकर के जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं उनमें प्रदर्शन के आधार पर, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका योगा, तो कंप्लीट योगा का एक टॉपिक है, उसको भी हम कवर अप करेंगे कि क्या क्या उसमें से पूछे जा सकते हैं, पिछली बार क्या क्या पूछे गए हैं। फिर आएंगे भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व, सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आए हैं तो वो यहीं से आए हैं, जो विख्यात खेल व्यक्तित्व वहां से। फिर आता है प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास, पिछली बार गुगली डाली थी आरपीएससी ने इसको लेकर के। तो TENS नाम से एक पद्धति होती है फिजियोथेरेपी की, उस पर क्वेश्चन आया था। और भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ, पैरा ओलंपिक में भागीदारी से रिलेटेड प्रश्न, ये आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा खेल पद्धति है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, जो खेल नीति है वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों लगातार पिछले 2 सालों से यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। तो 2 प्रश्न यहाँ से आए हैं और ये 2 into 5 मतलब 5 अंकों के प्रश्न, 2 प्रश्न अब तक आए हैं। एक 2018 में आया था और एक आपको 2021 में, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए ये टॉपिक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से क्या प्रश्न है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य खेल परिषद जो है, यहाँ से भी आपके पिछले 2 वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से 2 बार प्रश्न आ चुके हैं। एक बार तो इसके जो सदस्य हैं उनके पदानुक्रम को पूछा गया था, और पिछली बार इससे पूछा गया था कि हमारे यहाँ जो खेल अकादमियां संचालित हो रही है, वो अकादमियां जो है कौन कौन सी हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस टॉपिक से 2 बार लगातार प्रश्न आया है, इससे नहीं आया है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं अब बढ़ जाती है। फिर अगला टॉपिक आता है राष्ट्रीय एवं राजस्थान या राज्य के खेल पुरस्कारों के बारे में। खेल पुरस्कारों की बात करें तो राजस्थान के खेलों के बारे में, राजस्थान के खेल पुरस्कारों पर 2 बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है। राजस्थान के एक तो वशिष्ठ पुरस्कार के बारे में पूछा गया था, ठीक है, और एक प्रश्न आपका आया था जो पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता के लिए राजस्थान में दिए जाते हैं, उनकी जो चयन समिति है उसमें कौन कौन सम्मिलित है पदानुक्रम में, उनके नाम भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के जो खेल पुरस्कार हैं उन पर भी प्रश्न आया है पिछली बार, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर है योगा सकारात्मक जीवन पद्धति, तो योग से भी पिछले दोनों एग्जाम में एक एक प्रश्न आया है। 2018 में आपके जो योग है कर्मशु कौशलम, इसका विस्तार पूछा गया था, और 2021 में जो योगराज उपनिषद में योग के जो 4 प्रकार हैं उन पर प्रश्न पूछा था। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन दोनों बार ही सही हुए थे और 2-2 नंबर मुझे इसमें मिले, 2 मार्क्स से क्वेश्चन था। फिर आया भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व, तो ये अथाह है, अपार है, लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो पिछले जो चारों पांचों एग्जाम हमारे हुए हैं 2000 सॉरी जो दोनों एग्जाम हमारे हुए हैं उनमें यहाँ से प्रश्न आए हैं, 2018 में भी आए और 2021 में भी आए। ठीक है, क्योंकि 2 ही साल हमारे हुए हैं अभी तक, 18 में पूछे गए, 21 में, उससे पहले
इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन नहीं आते थे। इसके बाद में प्राथमिक उपचार और पुनर्वास की बात करें तो यहाँ से भी आपके दोनों ही साल प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पूछा गया था और पिछली बार टीईएनएस पद्धति पर 5 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से आया था। ये वाला टॉपिक अभी बच रहा है, तो इस बार आप उम्मीद करके चलें कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि सितंबर 2023 में आपके गेम्स आयोजित हुए थे, ठीक है, एशियन गेम्स और ये सब आयोजित हुए हैं, तो वहां से आपको प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। तो आपकी तैयारी भी इसी प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसी के अनुरूप अपने आप को तैयार करें और उसी के हिसाब से जो है अपने आप को आगे आपको बढ़ाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले खेल नीतियों को देख लेते हैं कि खेल नीतियों में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, आप राष्ट्रीय खेल नीतियों की बात करें तो कब से इसकी शुरुआत हुई। तो देखो, खेलों को कभी भी हमको किस रूप में आगे बढ़ाना है, हमारे देश में इनका विकास कैसे हो, उसी को लेकर के खेल नीतियां बनाई जाती है। तो 1982 में पहली बार जब हमारे यहाँ पर नवे एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, ठीक है, ये जो 1982 में नवे एशियाई खेल आयोजित हुए, तो उस समय हमने देखा कि हमारे यहाँ पर कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हमारा प्रदर्शन भी खेलों में इतना बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है। और इन सभी चीजों को लेकर के फिर हमने क्या किया, हमने फोकस किया कि हमारे यहाँ पर खेलों को लेकर के काम होना चाहिए, और इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई। उसके बाद में जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इसको धीरे धीरे समय समय पर अपडेट किया गया है। और फिर 1992 में, 2001 में, और उसके बाद में फिर एक नीति 2007 में भी आई थी, लेकिन वर्तमान में जो लागू है वो 2001 वाली है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। खेलों का लाभ है बहुत से मुद्दों पर। आप जानते हैं कि मानव संसाधनों का विकास खेलों के माध्यम से होता है, सर्वांगीण विकास हमारा होता है, मानसिक से लेकर के जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके विकास से लेकर के शारीरिक संगठनात्मक जो विकास है, सब में ये मदद करता है। तो स्वास्थ्य बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, टीम स्पर्धा में खेलने की, टीम में कैसे काम करते हैं उसको देखने को हमें समझ मिलता है, ठीक है। तो हमारे व्यक्तित्व का समग्र विकास भी इसमें होता है। जब कभी आप कुछ मेडल जीत के आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हैं, और इससे लोगों के मन में, आपके मन में देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। मनोरंजन होता है, जैसे क्रिकेट और इस तरह के गेम्स तो आप देखते हैं, लोग टिकट लेकर के देखने जाते हैं। कबड्डी जैसे गेम्स को ऑनलाइन आजकल देखा जा रहा है लगातार। ओलंपिक्स और ये गेम्स भी होते हैं तो काफी बड़ी मात्रा में लोग बाग इनके प्रसारण को देखते हैं। तो ये मनोरंजन का साधन भी है। उत्पादकता में सुधार करते हैं, सामाजिक सद्भाव और अनुशासन जैसी गतिविधि, क्योंकि खेलों में जीत हासिल करना अनुशासन के बिना संभव नहीं है, वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अब हमारी नीतियों पर हम ध्यान दे लेते हैं। नीतियों में ज्यादा कुछ नहीं है, 2001 की नीति को हमें विस्तार से पढ़ना है, बाकी सभी को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। जैसे कि राष्ट्रीय खेल नीति 1984 की बात करें, तो अब देखो, आप खुद सोचिए कि आपको ये काम दे दिया जाए, अभी आपको कुछ याद नहीं है कि सर खेल नीति में हमें कुछ नहीं पता, तो आप खुद सोचिए कि खेल नीति के अंदर आप कौन से मूलभूत बिंदुओं को लेंगे। वो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मान लो मुझे खेल नीति बनाने के लिए कहा जाए, तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, भाई खेलने के लिए जगह चाहिए, जगह मतलब अवसंरचना। तो मेरा मेन काम होता है अवस्थापना के विकास पर जोर देना, ठीक है। तो पहला क्या, अवस्थापना का विकास करना है, 1984 में ये बात कही गई। और इसीलिए खेल जो है उनको स्कूलों में, क्योंकि बच्चे स्कूलों में ही पढ़ते हैं, वहां संगठित होते हैं, टीम्स बना सकते हैं, तो वहां पर संस्थागत रूप से वो खेल पाए, इसलिए ये स्कूलों के जो पाठ्यक्रम है उसमें खेलों को हिस्सा बनाया जाए, अवस्थापना पर जोर और खेलों को हिस्सा बनाया जाए। फिर खेल के मैदानों को सुरक्षित खुले स्थानों के संरक्षण के लिए भी आवश्यक हो तो उपयुक्त विधान के द्वारा कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। क्या किया गया, खेल गतिविधियों के लिए अवसंरचना बनाने के लिए, जैसे कि जो खेल के मैदान है या फिर और कोई बाकी जो स्थान है उन पर हम काम करें, ये बात यहाँ पर कही गई। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय खेल नीति 1992 जब आई, तो उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में दिया। पहला, माहौल, दूसरा विस्तार, तीसरा प्रतियोगिता, और चौथा प्रबंधन। माहौल मतलब देश में खेलों का माहौल तैयार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों की तरफ प्रेरित हो, उनकी बात सोचें, उस पर पहले जोर दिया गया, ठीक है। तो पहला खेलों का माहौल। दूसरा विस्तार, खेलों का विस्तार कैसे हो, खेलों को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, मतलब आज जो हमारे स्टूडेंट, कुछ जो खिलाड़ी हैं कुछ एक स्पर्धाओं में खेल रहे हैं, उनको कितना ज्यादा एरिया तक हम कवर अप कर पाए,
या फिर कह सकते हैं कि एक ही स्पर्धा में कितनी ज्यादा मात्रा में देश के अलग अलग कोनों से प्रतिनिधित्व आ सके, वो सारी चीजें करने के लिए खेलों का विस्तार पर बात की गई। प्रतियोगिता के स्तर में सुधार इसलिए ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन सुधार सके, बेहतर प्रदर्शन कर सके और मेडल ला सके, क्योंकि जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में नहीं जाएंगे तब तक उन खेलों का कोई मतलब नहीं है। वहीं पर आप सर्वोत्कृष्ट दे सकते हैं और वो देश के मान सम्मान में वृद्धि करता है, हमको एक अलग स्टैंडर्ड प्रदान करता है। और अंत में खेलों का प्रबंधन, प्रबंधन में सभी आ जाता है, वित्तीय प्रबंधन हो सकता है, कार्मिक प्रबंधन, खिलाड़ियों का प्रबंधन करना, अवसंरचनात्मक प्रबंधन करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो पहला माहौल तैयार करो, ठीक है, दूसरा उसका विस्तार करो, तीसरा खेलों में प्रतियोगिता बढ़ाओ और चौथा खेलों का प्रबंधन करो। ये 4 बिंदु खेल नीति 1992 में रखे गए। अब आ जाओ इंपोर्टेंट खेल नीति 2001 पर। खेल नीति 2001 से हर बार प्रश्न आ रहे हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछली बार जो है यहाँ से जो प्रश्न आए वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आए हैं। पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्तिकर, ठीक है, या फिर बोलते हैं साइंटिफिक बैकअप का क्या महत्व है। तो ये सीधा सीधा आपकी इस राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में से पूछा गया था। अब यहाँ से आपको 2 नंबर का प्रश्न पहला ही आ जाएगा, खेल नीति का उद्देश्य बताओ। 2 ही उद्देश्य हैं सबसे बड़े। पहला तो विशिष्टता, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशिष्टता, क्या करें, हमारे खेलों में हम विशेष बच्चों को एक्सीलेंस दे सकें, हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक्सीलेंसी के लेवल पर खेल सके, उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके, पहला काम इसको प्रमोट कर रहा है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र ये काम कर रहा है कि वो खेलों में विशिष्टता ला रहा है। दूसरा, राज्य क्या करे, खेलों के आधार को व्यापक करे। तो आप इसको 1992 की नीति से भी जोड़ सकते हो। 1992 की नीति में 2 पॉइंट थे, एक तो खेलों का विस्तार, विस्तार वाले पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट से जोड़ सकते हो, और उसमें जो एक पॉइंट था क्या, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, उसको आप इस पहले पॉइंट से जोड़ सकते हो। तो आपको मतलब ये कंफ्यूजन की 92 वाली नीति में क्या था, 2001 की नीति में क्या था, वो नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, पहला तो खेलों में विशिष्टता और दूसरा खेलों के आधार को व्यापक करना। ये 2 लाइन याद कर लो। अगर मान लो 2001 की नीति का मूल उद्देश्य पूछ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो विस्तारित उद्देश्य हैं उनके बारे में, ठीक है। तो मूल उद्देश्य हो गए दोनों। विस्तारित उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य आता है खेल कूद के आधार को व्यापक करना एवं प्रसार करना, ठीक है। क्या है, खेल कूद के आधार को व्यापक करना एवं प्रसार करना। तो ये जो पहली हमने नीचे जो देखा था खेल के आधार को व्यापक करना, उसी का ये सब पार्ट है। विस्तार से अगर हम, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सीधा आपसे पूछ लेगा कि भारतीय खेल नीति में खेलों के आधार को व्यापक करने के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो प्रावधान क्या क्या है, पहला तो ये कि सामूहिक भागीदारी, ठीक है, मतलब खेलों में सामूहिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, जितने ज्यादा हो सके सभी लोगों को इससे जोड़ा जाए। दूसरा, जितने भी हमारे गांवों और शहरों में स्कूल्स हैं, शैक्षणिक संस्थान है, कॉलेज है, पंचायती राज संस्थान है, जो भी स्थानीय निकाय हमारे हैं, जो भी सरकारी मशीनरी है, ठीक है, खेल संघ है, औद्योगिक उपक्रम है, ठीक है, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे, ठीक है, स्कूल्स हो गए, हमारे निकाय हो गए, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और वो मिलकर के खेलों को आगे बढ़ा सके। तो ये इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो स्थानीय निकाय कोई गेम्स करवा रहे हैं और बाकी स्कूल्स को पता ही नहीं है, तो भाग कौन लेगा। तो भाग लेने के लिए तो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वो सब जुड़े। इसीलिए आपने देखा होगा खेलो इंडिया प्रोग्राम जो चलाए गए हैं, ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल हो गए या खेलो इंडिया वाले जो कॉलेजेस वाले यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, ये सारे इसीलिए चलाए गए हैं ताकि ये सारे निकाय आपस में जुड़ के काम करें, ठीक है। फिर आता है एक और वर्ग जो हमारे खेलों में, वो महिलाएं। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास भी हम करें। और चौथी लाइन इसमें आपको लिखनी है, क्लब संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। तो गेम्स के जो क्लब्स होते हैं, जैसे फुटबॉल क्लब्स होते हैं, उसी तरह से क्लब संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। ये सारे काम अगर आप करोगे तभी जाकर खेलों को आधार जो है वो व्यापक होगा, खेलकूद का आधार और ब्रॉड हो पाएगा। इसके बाद में अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है शिक्षा के साथ एकीकरण, कि शिक्षा के साथ हम खेलों का एकीकरण करें। तो कैसे करें, एक तो पाठ्यक्रम के अंदर ले लें, तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर हम क्या करें, खेलों को सम्मिलित कर लें। दूसरा, अनिवार्य विषय बना दें इसको, मतलब अभी तक ऐच्छिक रहता है गेम्स, लेकिन अब क्या करें कि हर एक बच्चे के लिए किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य कर दूं। अनिवार्य हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर खेलों का आधार बढ़ेगा। मूल्यांकन प्रणाली में शामिल करना, मतलब जो रिजल्ट आपका फाइनल आता है उसमें गेम्स के भी नंबर जुड़ने चाहिए।
ये नहीं कि इसको ऐच्छिक या वैकल्पिक रखा जाए, खाली एक पुरस्कार देकर के रख दिया, नंबर भी उसके जुड़े तो मूल्यांकन में उसको समाहित किया जाए। राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि बच्चों को योगा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको रेगुलर बेसिस पे करवाया जा सके, तो यहाँ शिक्षा के साथ एकीकरण होगा। स्कूलों में मैदान उपलब्ध कराया जाए, उपकरण उपलब्ध कराया जाए और जितना भी बुनियादी ढांचा है वो विकसित हो सके। फिर टीचर्स हो, शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं वो भी हमारे पास में होने चाहिए, और प्रतियोगिताओं का संचालन। ठीक है, प्रतियोगिताएं नहीं होगी तो फिर कैसे कर लेंगे? तो चार पांच चीजें क्या है शिक्षा के साथ एकीकरण की। सबसे पहली तो बात है कि जितने भी हमारे जो पाठ्यक्रम है, शैक्षिक पाठ्यक्रम, उसमें इसको सम्मिलित किया जाए। दूसरा, इसको एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। ठीक है। तीसरा, इसमें हम क्या करेंगे, अनिवार्य विषय बनाने के बाद जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें इसको शामिल किया जाए, मूल्यांकन भी वहां पर आपका हो, ये काम हो। फिर राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम हम शुरू करें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको स्कूलों में चाहिए वो हम डेवलप करवाएं, और इसके साथ साथ अंत में प्रतियोगिताओं का आयोजन हम करें, इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल जितनी भी प्रतियोगिता है। तो यूनिवर्सिटी गेम्स और युवा खेल और ये सारा करने के पीछे मूल कारण यही है। आप देखते हैं सीबीएसई गेम्स भी होते हैं स्कूल्स के। ठीक है, राज्य स्तरीय भी हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, शहरी ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, वो सारे इसीलिए किए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है बुनियादी ढांचे का विकास। तो तीसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट था खेलों का आधार व्यापक करना, दूसरा शिक्षा के साथ एकीकरण करना, और तीसरा है बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे के विकास की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमको जितने भी हमारी जितनी भी जो संस्थाएं हैं उन सबकी एक साथ भागीदारी हो, इस पर ध्यान दिया जाना पड़ेगा। खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव में क्लब्स और जो भी औद्योगिक उपक्रम है, तो मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से या किसी भी तरीके से खेलों को आगे बढ़ाए, उनका भी योगदान हो, इसकी बात की गई है। मैदान और स्टेडियम जितने भी हमारे है ना, उनको बनाए रखे जाए और नए और भी हम जो है मैदान डेवलप कर पाए, इसका भी हम प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इनका उपयोग करें, उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, छुट्टियों के दौरान क्या करें, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, विशेष कोचिंग शिविर आयोजित किए जाएं ताकि बच्चों को बेहतरीन न केवल ट्रेनिंग मिल सके बल्कि उनके प्रदर्शन में भी निखार आ सके। ये सारा हम कर सकते हैं। फिर आता है एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, एक्सीलेंस मतलब हमारी प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा हो। वो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो विभिन्न हमारे खेल विषय हैं जिनमें ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको ज्यादा मान्यता प्राप्त है, उनमें हम काम करें, इन पर जोर दें, और प्राथमिकता के साथ समीक्षा भी करें कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या इन विषयों को चेंज भी किया जाना चाहिए, वो सारा हम देखेंगे इसमें। जब भी हम विकास की योजना बनाएं तो हम ये देखें कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की रिक्वायरमेंट है और वहां पर किस तरह के खेलों का विकास हो सकता है। अब मान लो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर साहसिक खेलों को हम विकास के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर पानी की प्रचुरता है जैसे केरला साइड में, तो वहां पर हम रोइंग और इस तरह के जो पानी से जल से जुड़े हुए जो खेल है उनको देख सकते हैं। ठीक है, जहां पर ज्यादा शक्तिशाली हमारे युवा पाए जाते हैं जैसे हरियाणा क्षेत्र में, वहां पर कुश्ती, कबड्डी, इस तरह की गेम्स को हम डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए खेल अकादमी सहित उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना यहाँ पर किया जाए। तो ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है, ठीक है, टारगेट ओलंपिक टॉप्स स्कीम जो है वो क्यों लाई गई है, वो इसी के लिए, वो उत्कृष्ट खिलाड़ी की पहचान करते हुए उनको आगे बढ़ाए। तो आप देखो, कोई भी जो हमारी योजनाएं बनाई जाती है वो इन्हीं के अनुरूप है, ऐसे नहीं कि मन से जो बना दिया मन में है जो, ऐसा नहीं है। फिर आता है खिलाड़ियों के लिए वैज्ञानिक समर्थन। तो ये क्वेश्चन आपके आरएस 2021 में यहाँ से आया था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खेलों में जो भी किस तरह से हम वैज्ञानिक समर्थन को बढ़ा सकते हैं उसकी बात कही गई है। पोषण की बात की गई है, पोषण कैसे मिले अच्छा बेहतर, मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल जो है उनका टेस्ट कैसे किए जाए, उनको किस तरह से लगातार उसमें सुधार किया जाए, कोच और खेल वैज्ञानिकों के बीच में समन्वय कैसे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि कोच कोचिंग करते हैं लेकिन खेल वैज्ञानिक जानते हैं कि कितना लेवल तक स्ट्रेस को सहन किया जा सकता है। अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो खिलाड़ियों को चोट लगने की संभावना कम रहेगी और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। उनका पोषण सुनिश्चित करें, मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसके अलावा उचित अनुसंधान और विकास के उपाय, मतलब हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पर डेवलपमेंट करें, हम कुछ ऐसी ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाए जिनसे कि हम और ज्यादा उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए काम कर सकें। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर के बाकी जो जितने भी संस्थान है वो भी सारे मिले, और इस तरह से हम लगातार खिलाड़ियों को वैज्ञानिक समर्थन के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनका उन्नयन कर पाए, उस पर हमें काम करना है।
फिर इसके बाद में आती है खेल सामग्री। खेल सामग्री की बात करें तो इसके अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के खेल उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अलावा खेल प्रोत्साहन देना, ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे जो संघ हैं या कोई संगठन जो कि खेलों को बढ़ावा देने में काम कर रहे हैं, उनको हम क्या करें, उनको शुल्कों में छूट दें, खिलाड़ियों को भी शुल्कों में छूट दें, ये हमारी काम होनी चाहिए। इसके अलावा जो खेल सामग्री है उसको बिक्री कर में छूट दी जा सकती है, ठीक है। कच्चे माल और तैयार खेल सामग्री की मुक्त आवाजाही की जा सकती है। तो ये सारा करके भी खेल सामग्री को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है कोच, खेल वैज्ञानिक व अन्य प्रशिक्षण और विकास। तो इसके अंतर्गत हम क्या करें, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे जो खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, जो सहायक लोग होते हैं, चाहे वो कोच हो, अंपायर हो, रेफरीज हो, उन सबको ट्रेनिंग दे प्रॉपर, ताकि वो बेहतर तरीके से हमारे बच्चों को तैयार कर सके। इसके अलावा उनको बाहर भी भेज सकते हैं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में और बाहर से लोग बुला सकते हैं, विदेशों में सेमिनार करवा सकते हैं, कार्यशालाएं करवा सकते हैं, और इसके अलावा विदेशों में उनको नियुक्ति भी दे सकते हैं, मतलब बाहर लगा दें थोड़े दिनों के लिए, जैसे भेजते हैं ना, आप देखते होंगे इंग्लैंड भेजा जाता है, स्विट्जरलैंड भेजा जाता है, अमेरिका भेजा जाता है, कई खिलाड़ियों को, बॉक्सिंग वाले खिलाड़ी जाते हैं, टेबल टेनिस वाले जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं, उनको पूरा सहायता सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है खिलाड़ियों को क्या प्रोत्साहन है। तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो खिलाड़ी तब खेल से जुड़ेगा ना जब उसको कुछ मिल रहा है। तो इसमें नौकरी हो गया, बीमा हो गया, स्वास्थ्य सुविधा हो गई, पेंशन हो गई, सम्मान हो गए, और उनके कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना, ये सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो जो आप देखते हो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, पेंशन दी जाती है, जमीन दी जाती है, ये सारे प्रोत्साहन इसलिए दिए जाते हैं ताकि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा खेलों से जुड़ पाए। इसके बाद में व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2007 पारित की गई थी, लेकिन इस नीति के साथ क्या हुआ, इसको लागू नहीं किया गया। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ पर 2001 वाली नीति ही चालू है। तो ये नीति क्या करती है, भविष्य की जो नई चुनौतियां हैं उनको भी सम्मिलित करने की बात करती है कि जो भी हमारे पिछली नीतियों में छूट गया उन चीजों के अलावा 21वीं सदी में जिन चीजों की हमें आवश्यकता है उसको भी हम इसमें शामिल करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सामुदायिक भाईचारा, सहयोग की भावना विकसित हो, उसमें खेलों का हम उपयोग करें। ठीक है, इसका ड्राफ्ट आया है केवल। अब आती है राजस्थान राज्य की खेल नीति। तो राजस्थान की खेल नीति पर भी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की खेल नीति में क्या है, तो राजस्थान में जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2012 और 2013 में दो खेल नीतियों के प्रारूप तैयार किए गए थे, लेकिन अपने यहाँ लागू नहीं हुई। लेकिन इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए हैं, पहले भी। तो इसमें क्या है कि पूरी डिटेल है हमारे यहाँ पर क्या क्या खेलों के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें पहले परिचय में प्रस्तावना, उद्देश्य और हमारा दृष्टिकोण क्या है खेल नीति का, वो दिया गया है। फिर उसके बाद आधारभूत खेल संरचना हमारे यहाँ कैसे विकसित करनी है, हमको सीएसआर से करनी है, जन सहभागिता से, या फिर स्टेडियम नीति हमारी जो है उन पर बात करेंगे। प्रशिक्षण के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, वो सारी गतिविधियां इसमें सम्मिलित है। खिलाड़ियों को क्या क्या प्रोत्साहन है, पुरस्कार क्या मिलेगा, पदक विजेताओं को क्या सुविधाएं मिलेगी, निःशुल्क बस में यात्रा, आरक्षण, आउट ऑफ टर्न नौकरी देना, पेंशन देना, दैनिक भत्ता देना, उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार देना, प्रशिक्षकों को पुरस्कार देना, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। फिर उसके बाद में खेल विज्ञान केंद्रों की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी, योग, जिम फिटनेस, मतलब साइंस एंड टेक को कैसे आप इससे रिलेट कर सकते हो, उस चीज पर बात की गई है। ठीक है, और फिर कुछ विशेष खेल गतिविधियां इसमें सम्मिलित है। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है राजस्थान की खेल नीति के, वो देख लो, सीधा ही पूछ लेगा, 2 नंबर का प्रश्न, 4 पॉइंट एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। वही चीजें जो पीछे आपने देखी है ना, राष्ट्रीय स्तर पे, वही सेम चीजें यहाँ पर है, जैसे कि भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, अनुकूल वातावरण, भागीदारी सुनिश्चित करना, उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, आधारभूत ढांचा तैयार करना, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं देना, सम्मान देना, पैरा खिलाड़ियों को इसमें सम्मिलित करना, और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना। पिछली वाली नीति में जो हमने देखी राष्ट्रीय खेल नीति, उसमें इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चीजें सारी की सारी इसमें सम्मिलित की गई है। तो मैंने हाईलाइट करके इसलिए बता दिया ताकि आप स्ट्रेट इसको समझ सको। चलिए अगला, दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस नीति के अंतर्गत तो दो दृष्टिकोण है। सीधा सीधा प्रदेश में हमारे पहले तो खेल सुविधाएं का विकास हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि क्या हो, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर मिले। खेल सुविधाओं का विकास करके प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अवसर मिले, और प्रदेश को हम
कंपटीशन में रख सकें बाकी राज्यों की तुलना में। तो आज राजस्थान खेलों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ये स्थिति हमेशा ना रहे, उसमें कुछ सुधार कर सके, उसके लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए। फिर आती है एक प्रतिभा खोज योजना। प्रतिभा खोज योजना का मतलब जहां पर हम हमारे अच्छे खिलाड़ियों को, जो उभरते खिलाड़ी, उनको खोज सके। तो कम उम्र के खिलाड़ियों को ढूंढेंगे। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित किया जाता है, ठीक है, बालक बालिकाओं को, और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना का प्रयोग किया जा रहा है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको छात्रवृत्ति भी इसमें दी जाती है, 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण दोनों। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, देखो यहां से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का काम शुरू हो गया है। जो भी काम होंगे सारे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अधीन होंगे। ठीक है, चलिए। फिर आता है खेल अकादमियां। तो पिछली बार पूछी गई है खेल अकादमियां। तो हमारे पास में अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग खेल अकादमियां, जैसे राजस्थान की एथलेटिक खेल अकादमी कहां पर है? श्री गंगानगर में बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए जयपुर में। कैसे याद रखेंगे, देखो समझना इसको। जो एथलेटिक, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, हैंडबॉल और बास्केटबॉल, इनकी बालिकाओं की तो पूरी जयपुर में है। अब आप ये ध्यान रखो कि बालिका जो भी अकादमी हो सारी जयपुर में, दो को छोड़ के। एक तो है हॉकी वाली जो अजमेर में है, और एक है फुटबॉल वाली जो कोटा में है। फुटबॉल अकादमी बालिकाओं के कोटा में है और अजमेर में हॉकी वाली। इसके अलावा बाकी सारी जयपुर में। एथलेटिक वाली बालकों की श्री गंगानगर में है, ठीक है, हरियाणा के पास का एरिया है ना, तो दौड़ ज्यादा लगाते हैं उधर के बच्चे। वॉलीबॉल वाली झुंझुनू में है, पूरे के पूरे फौजी हमारे झुंझुनू में रहते हैं, और वॉलीबॉल फौज का एक सबसे महत्वपूर्ण खेल है, तो झुंझुनू मेन गढ़ हो गया। फिर उसके बाद में तीरंदाजी उदयपुर में। क्यों? क्योंकि भैया तीरंदाज आपको मिलेंगे आदिवासियों में, तो उदयपुर में ही तीरंदाजी अकादमी होगी। हैंडबॉल की नहीं है बालकों के लिए कोई अकादमी। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है, तो लंबे लंबे लड़के चाहिए जैसलमेर बीकानेर साइड में बास्केटबॉल का, इसीलिए प्रचलन ज्यादा है। हॉकी की सीधी जयपुर में, क्योंकि एस्ट्रो टर्फ जो हमें चाहिए वो हॉकी का जयपुर में ही है। ठीक है, कबड्डी करौली में, ठीक है, कबड्डी में करौली की है। फुटबॉल जोधपुर में है। साइकिलिंग बीकानेर में, बीकानेर से ही ज्यादातर साइकिलिंग वाले हमारे खिलाड़ी निकल करके आते हैं। और कुश्ती भरतपुर में, भरतपुर साइड में दंगल बहुत होते हैं ना, तो भरतपुर से कुश्ती। और बास्केटबॉल सीनियर की जयपुर में। अब इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको याद रह ही जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है, तो अब की बार प्रश्न आने की संभावनाएं भी कम है। फिर आता है खेल एवं खिलाड़ियों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। तो भैया हमारे यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए नगद। ठीक है, इसमें निःशक्त खिलाड़ी और जूनियर खिलाड़ी भी सम्मिलित है। खेल एवं खिलाड़ियों को बहुत से पुरस्कार हमारे यहाँ पर प्रतियोगिताएं जीतने पर नगद दिए जाते हैं। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में जाने, 3 है: ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ। क्या क्या मिलता है? ओलंपिक में सीधा 3-2-1 का फार्मूला आप याद रखो, 321, मतलब 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, स्वर्ण रजत कांस्य। एशियन और कॉमनवेल्थ में एक जैसा है, लेकिन 3 गुना कम हो जाएगा सीधा ही। 3 करोड़ का सीधा हो जाएगा 1 करोड़, 3 का भाग दे दो, ठीक है। 2 का सीधा हो जाएगा 60 करोड़, और 1 का सीधा हो जाएगा 30 करोड़, मतलब तीसरा हिस्सा लगभग मान के चलो। तो 3 गुना मिलता है ओलंपिक में, जबकि एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 करोड़ से शुरुआत होती है, 1, 60, 30, इस तरह से। उसमें 3-2-1 वाला है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ये 0.60 करोड़ का मतलब 60 लाख, और ये 30 लाख, इस तरह से याद रखें। इसके अलावा कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा है, उसमें अगर आप प्रथम स्थान लोगे तो 5 लाख, द्वितीय स्थान में 3 लाख, और तृतीय स्थान पर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। कितनी बार जीतो कितनी बार आपको ये मिलता रहेगा। चलिए, उसके बाद में है राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में अगर भाग लेता है, प्रथम स्थान पर 2 लाख, द्वितीय स्थान पर 1.5 लाख, और तीसरे स्थान पर 1.25 लाख। ठीक है, और अगर राज्य स्तर की मिलेंगे तो सीधा फिर 1 लाख पे आ जाएंगे, फिर तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कम मिलेगा। 1,50,000 और 30,000 रुपए यहाँ पर मिलने वाला है। अब आ जाओ पदक विजेताओं को क्या सुविधाएं मिलती है। ये मेरे को लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, पदक विजेताओं को क्या सुविधाएं मिल सकती है। तो पदक विजेताओं को क्या क्या मिल सकता है भैया, देखो। शहरी क्षेत्र में आवास, राजस्व, भूमि का आवंटन। ओलंपिक, एशियाड एवं राष्ट्रकूट खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 25 बीघा तक जमीन, कहां पर? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। तो शहरी क्षेत्रों में आवास या राजस्व भूमि का आवंटन में दो चीजें हैं। पहला तो क्या होगा, पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 25 बीघा तक निःशुल्क दर पर भूमि का आवंटन होगा। कहां पर? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमांड भूमि में। इंदिरा गांधी वाले जो नहर वाला जो क्षेत्र हमारा पश्चिमी राजस्थान में। ओलंपिक, एशियाड एवं राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले
राजस्थान के निवासी खिलाड़ी को 25 बीघा तक आरक्षित दर पर, मतलब एक रेट है, यहाँ पर निःशुल्क है। अगर मेडल जीत के लाओगे तो निःशुल्क मिलेगा, लेकिन अगर मेडल नहीं जीता तो आरक्षित दर पर, रिजर्व दर पर 25 बीघा तक की भूमि आपको मिलेगी। और तीसरा, ओलंपिक, एशियाड एवं राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी को राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में, किसी भी शहरी क्षेत्र में 220 वर्ग मीटर तक का जमीनी आवास रियायती दरों पर देगी। फ्री नहीं, रियायती दरों पर मिलेगा। तो अगर मेडल जीत के लाते हो तब क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। ठीक है, अगर आप केवल प्रतिनिधित्व करके आते हो इन तीनों गेम्स में, ओलंपिक, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों में, तो क्या मिल रहा है, और अगर आप इनमें पदक जीतते हो तो फिर शहरी क्षेत्र में क्या मिल रहा है, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो सफल पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट पर चढ़कर आ रहे हैं, उनको भी आरक्षित दर पर भूमि की व्यवस्था की गई है। तो ये चार व्यवस्थाएं आपके शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में आवास भूमि के आवंटन पर बात की गई है। फिर आता है रोडवेज में निःशुल्क यात्रा। तो कोई भी जो खिलाड़ी है जिसने मेडल जीता है वो परमानेंट लाइफ टाइम रोडवेज में फ्री है। राजकीय नौकरी में भर्ती में 2% आरक्षण दिया गया है, 2% के कोटे से लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न नौकरी, तो आपने देखा होगा ना, जैसे कि हमारे जो तीरंदाज हैं, कई बार जैसे उनको डीएसपी और इनकी पोस्ट दे दी जाती है, या फिर जैसे कि अपने अपूर्वी चंदेला है, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है जॉब दी गई है। ये क्यों दे पाते हैं? आउट ऑफ टर्न नौकरी, स्पेशल इनका प्रदर्शन होता है, इन्होंने मेडल जीते होते हैं, क्योंकि गिनती के ही लोग मेडल जीत करके ला पाते हैं ओलंपिक में और इनमें, इसलिए इनको यहाँ पर ये दिया जाता है। और 40 वर्ष से अधिक आयु पर पेंशन, जिसके लिए फंड की स्थापना भी की जाए। ये हमारी खेल नीति में व्यवस्थाएं की गई है और इसके अनुरूप हमारे यहाँ पर इनको लागू भी किया गया है। हालांकि ये नीति अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। फिर आता है खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता। तो दोस्तों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अगर आप कभी भी भाग लेते हो तो राष्ट्रीय स्तर पर 1,000 रुपए और राज्य स्तर पर 600 रुपए, ये प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलेगा। फिर है उत्कृष्टता पुरस्कार, कौन कौन से, विस्तार से हम पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे क्योंकि अलग से टॉपिक है। अभी के लिए आप नीति में केवल 3 पुरस्कारों के नाम है, खेल रत्न पुरस्कार, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ठीक है, खेल रत्न उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है खिलाड़ियों को, महाराणा प्रताप भी खिलाड़ियों को, और गुरु वशिष्ठ दिया जाता है आपके जो कोच होते हैं उनको। फिर है राजस्थान के परंपरागत खेल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 परंपरागत खेलों के नाम लिखिए। क्या क्या नाम है? रस्सा कस्सी हो गया, ऊंट घोड़ा गाड़ी दौड़ हो गया, पतंगबाजी हो गया, सितोलिया, आपने इससे कई बच्चों ने खेला होगा, 7 पत्थर के टुकड़े रखकर कपड़े की गेंद बनाकर खेलते हैं। गुल्ली डंडा, एक लकड़ी की डंडा होता है छोटा सा, तो बड़े डंडे से मार करके और फिर गुल्ली डंडा खेला जाता था। अब ये धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को अब क्या पबजी और फ्री फायर जैसी चीजें मिल गई। तो पबजी फ्री फायर खेलने वालों के क्या हाल हो रहे हैं ये भी आप जानते हैं। तो बच्चों को जितना ज्यादा बाहर खेलने दिया जाए उतना ही बेहतर है। फिर नटनिया खेल, जो नाटक दिखाते हैं, रुमाल चपट्टा भी आपने खेला होगा, गोफन चलाना, ये सारे क्या है, कंचियां। कंचियां भी जो छोटी छोटी कंचियां होती है, गोला बना करके खेला जाता था। मैं भी खेलता था पहले छोटा था तब, सभी खेलते हैं। ठीक है, अब तो आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं कंचियां क्या होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जरूर इस चीज को जानते होंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारे पूरा का पूरा नीतियों के बारे में। दोनों नीतियों पर मैंने आपको विस्तार से चीजें बता दी है। मतलब मान के चलो पूरी 30 मिनट में हमने पूरी नीतियां कवर अप कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में, फिर उसके बाद में राजस्थान की राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में बात करते हैं। भारतीय जो प्राधिकरण है उसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में कब हुई? 1982 में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित 19वें एशियाई नवे एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इसको स्थापित किया गया। इसी के अधीन फिर हमारी जो खेल नीति 1984 में आई थी, मैंने बताया 1984, 1992, 2001 और 2007, 4 नीतियां हमारी राज्य केंद्र स्तर पर आई। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या किया, 1 मई 1987 को इसमें कुछ और विभाग मिलाए गए, जिनमें एक तो था सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जिसमें नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, और इसके जब जितने भी एनआईएस बोलते हैं इसको, एनआईएस पटियाला, ठीक है, वो और सारे के सारे इसके अन्य केंद्र शामिल है। फिर उसके बाद में इसमें जो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर और तिरुवनंतपुरम को भी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद में अलग कर दिया एसएआई से। तो साई जो है ये 1982 में स्थापित किया गया था, और 1987 में इसमें से एनआईएस को मिलाया गया पटियाला को, जबकि आगे चल करके और इसमें से 1995 में एलएनसीपीई ग्वालियर को अलग कर दिया गया। ये 2 बदलाव किए गए, बस इतना सा ध्यान रखिए। तो ये बेसिक अगर
आपको इंट्रो में पूछे तो ये लिख सकते हो। कौन सा मंत्रालय है? युवा मामले और खेल मंत्रालय, उसके द्वारा इसको देखा जाता है, इसको संभाला जाता है। चलिए, उसके बाद में खेल उद्देश्य वही जो हमने पीछे देखा, खेलों को बढ़ावा देना, ठीक है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना, ये दो उद्देश्य हैं इसके। ये बड़े स्तर पर उद्देश्य अगर बात है, खेलों को बढ़ावा देना और दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना, ये दो उद्देश्य हो गए, ठीक है। विस्तारित उद्देश्य क्या है? विस्तारित उद्देश्य मतलब डिटेल में अगर हम बात करें तो वही सारी चीजें जो पीछे देखिए ना नीति में, वही उद्देश्य होंगे। खेलों को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभा की पहचान और उसका पोषण करना, ठीक है, उत्कृष्टता के लिए योजना और कार्यक्रमों को लागू करना, भारत को खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना, खेलों का प्रचार प्रसार के लिए क्या करना? मध्यस्थ का काम करना, जितने भी राज्य और जो केंद्र है हमारे उनके बीच में। उच्च क्षमता वाले प्रशिक्षक, खेल वैज्ञानिक और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को तैयार करने के लिए संस्थानों को चलाना, बड़े बड़े हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज हैं, उनको चलाना, उनका प्रबंधन करना, उनके लिए मैनेजमेंट देखना, ये सारा। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास, मतलब स्टेडियम्स का निर्माण करना, और बहुत से स्टेडियम है जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे लिस्ट उसकी, ठीक है। बहुत सी योजनाओं को चलाना जिनसे खिलाड़ियों का विकास हो, उनका उन्नयन हो, उनका प्रदर्शन में सुधार हो, ये सारी चीजें आप कॉमनली लिख सकते हैं। इसमें कोई आपको बहुत ही ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक चीजें याद रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अनुसंधान हो गया, सहयोग हो गया, योजनाओं का संचालन हो गया, ये सारा सब कुछ इनको करना होता है। स्टेडियम्स की बात करें तो बहुत सारे स्टेडियम्स इनके नीचे हैं, जिनके नाम आप देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली। ये सारे के सारे 2010 में स्थापित हुए थे, आपके जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था उस दौरान दिल्ली में, जब पुल टूटा था, याद होगा आपको, और सरकार 3 साल बाद बदली थी, ठीक है। चलिए, भ्रष्टाचार की बातें काफी उठी थी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये एक स्कीम मैंने बताया था ना, खिलाड़ियों को उत्कृष्टता देने के लिए और उनको वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग को और एक्सीलेंसी की तरफ ले जाने के लिए सितंबर 2014 में सरकार ने आते ही शुरू किया था। केंद्र सरकार जब आई थी, उसने नई सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की। इसमें क्या करवाया जा रहा है? खिलाड़ी को हाई लेवल पर जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके लिए उपकरण, आपको जो है प्रशिक्षण, कोचिंग शिविर, और उसके अलावा 50,000 रुपए महीने के, ये सारा इनको दिया जा रहा है ताकि वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। उच्च प्राथमिकता वाले खेल, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाजी और कुश्ती। बताओ ये 6 क्यों है? इन्हीं 6 में हम मेडल जीत के लाते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर इन 6 खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनको इसमें क्या दिया जा रहा है? लाभ दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, साई के अधीन कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। साई बहुत सी योजनाओं को चलाता है, जिनमें पहला है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ये क्या है? देखो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक समग्र संस्थान है जिनके अंदर न केवल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, बल्कि उनको हाई क्वालिटी के उपकरण होते हैं, बेहतरीन कोच होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, जिन्होंने वहां पर बहुत कुछ सीखा होता है, ठीक है, उनको अच्छा भोजन दिया जाता है। इसके अलावा उनका एक बेहतर पर्यवेक्षण करते हुए उनको एक अच्छा माहौल दिया जाता है ताकि वे समग्र रूप से अपनी लेवल को, प्रदर्शन को सुधार सकें, ठीक है। तो 23 के करीब हमारे पास में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिनमें लगातार बेहतर खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर चुना जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है। तो ये उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब बहुत बेहतर करना। फिर है प्रशिक्षण केंद्र। प्रशिक्षण केंद्र क्या करते हैं? प्रशिक्षण केंद्र छोटे बच्चों को लेते हैं और उनको तैयार करते हैं अगले स्तर के लिए। तो 10 से 18 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं, जूनियर स्तर के खिलाड़ी, उनको तैयार किया जाता है जमीनी स्तर से चुन करके। तो इसके लिए करता क्या है साई? साई इसके लिए राज्य सरकारों को बुनियादी सुविधाएं उनसे लेता है, ठीक है, और साई का काम होता है चयनित प्रशिक्षुओं को जो भी उनके रहने, करने, खाने पीने की जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो देना। तो आधारभूत सुविधा कौन देगा? राज्य। तो राज्यों में स्थापित होते हैं स्पेशल जो आपके प्रशिक्षण केंद्र है वो, क्योंकि उत्कृष्टता केंद्र जो है ना वो केंद्र स्तर पर होते हैं, तो केंद्र के ही संचालन में होते हैं, लेकिन ये राज्यों के अधीन होते हैं। लेकिन इनका ऑपरेटिव, इनको जो भी उपकरण, सहायता, प्रशिक्षण, भोजन, रहना, खाना पीना, ये सारा कौन देखता है? साई देखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? बोर्डिंग, स्पोर्ट्स किट, उनको जो भी महीने का मिलता है, जो प्रतियोगिता प्रदर्शन, शिक्षा पर व्यय, चिकित्सा बीमा और बाकी खर्चे।
लगभग 67 है, तो 23 वहां पर है, 67 यहाँ पर, ठीक है। 67 पुल है जिनमें 48 या 5,000 के लगभग खिलाड़ी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन सेंटर ऑफ एसटीसी, ठीक है। तो आपने देखा जो साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एसटीसी मतलब साइट ट्रेनिंग सेंटर, जो साइट ट्रेनिंग सेंटर है इनको अब चूंकि 67 तो हम स्थापित कर चुके, लेकिन और आगे तक भेजने के लिए तो आवश्यक बुनियादी खेल बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों और कॉलेजों में खेल मानक विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों और कॉलेजों को कवर करने के लिए 17 खेलों में एसटीसी के विस्तार केंद्र भी हैं। मतलब ये क्या करते हैं, सीधा ही स्कूलों में इन सेंटर को स्थापित कर रहे हैं, फिर ये अलग से सेंटर में स्कूलों में, और वहां से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। वहां पर भी 10 से 18 वर्ष के आयु के प्रशिक्षुओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है गैर आवासीय आधार पर। तो यहाँ एसआई प्रशिक्षण केंद्र में तो क्या होता है, आवास में रहेंगे, लेकिन जो विस्तार केंद्र है वहां पर गैर आवासीय तरीके से कॉलेजेस के साथ में, स्कूल्स के साथ में मिलकर के रखा जाता है। फिर आएगा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता। क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंपटीशन, ठीक है। इसमें क्या है, 8 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूलों से उनको क्या किया जाता है, खोजा जाता है, और फिर उनको वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके और आगे तैयार किया जाता है। 4 चीजें हो गई, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर फॉर साई ट्रेनिंग सेंटर, और लास्ट में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता। इसमें क्या करेंगे, 8 से 14 साल के बच्चों को लेंगे। ऊपर क्या देखा हमने, 10 से 18 दोनों में, इन दोनों में 10 से 18 के बच्चे, और इनमें जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को ही ट्रेनिंग आगे दी जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता में क्या किया, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने 8 से 14 वर्ष के बच्चों को चुना, चुन करके उनको जिस फील्ड में वो बहुत बेहतर है उसके लिए उनका चुनाव किया, उसके अंदर उनको ट्रेनिंग दी, उनको बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया, बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करते हुए, और उनको हमने आगे बढ़ाया। तो वो पढ़ाई भी करें, पढ़ाई के साथ साथ वो अपना खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन करें, इन दोनों चीजों को ध्यान दो। स्कूल में पढ़ने और खेलने दोनों में क्या वो करते हैं, सक्षम बनाते हैं। अब इसमें किसको चुनेंगे, अब आप खुद सोचो, कोई बच्चा है 8 से 14 का है तो कहां से लोगे, या तो किसी स्कूल से लोगे, ठीक है, या फिर कोई अखाड़े जो हमारे होते हैं, अखाड़ों में भी तो बच्चे जाते हैं जहां पर गुरु उनको सिखाते हैं, जैसे कि कुश्ती वाले जितने भी हैं, या फिर जो वेट लिफ्टिंग वाले हैं वो सारे अखाड़ों में ही तो होते हैं। या फिर क्या हो सकता है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्शल आर्ट या स्वदेशी खेलों में भाग लेने वाले बच्चे, जैसे मलखम्ब हो गया, कलारी पयट्टू हो गया, इस तरह के जो गेम्स होते हैं, जैसे केरला में आप जानते हो युद्ध कला है कलारी पयट्टू, इसके बारे में, तो वो सारा डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका चारों गेम्स के बारे में, जो चारों स्तर पर हम जो डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके लिए साई क्या योजनाएं चला रही है उनके बारे में। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ प्रोग्राम जो कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति और साई के द्वारा लागू किए गए, राष्ट्रीय खेल नीति की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप। तो उसमें सबसे पहला आता है खेलो इंडिया। 2017-18 में हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया, तो 2014 में सितंबर में आपके टॉप्स योजना आई, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ी। लेकिन आवश्यकता थी कि आने वाले ओलंपिक खेलों में, आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियाई खेलों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे खिलाड़ी जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 2017-18 से हमने क्या किया, एक योजना खेलो इंडिया के नाम से ना पूरे देश के बच्चे खेलें, जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके कंपटीशन के लेवल को हम बढ़ा सके। अब जैसे आप देख रहे हो आज नीट हो गया, आईआईटी जेई हो गया, इन एग्जामों में इतना हायर लेवल पर कंपटीशन क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर गोइंग टू अपीयर इन दैम। सो यहाँ पर भी वही है, खेलों में जितने ज्यादा बच्चे भाग लेंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन टफ होगा, और जितना कंपटीशन टफ होगा उतना ही एक्सीलेंसी आएगी। इसीलिए खेलो इंडिया लाया गया। राष्ट्रीय खेल नीति की जो दोहरे लक्ष्य है, क्या क्या खेलों के लक्ष्य राष्ट्रीय खेल नीति के, खेलों में उत्कृष्टता लाना, खेलों को बढ़ावा देना, मतलब उनका आधार व्यापक करना, ये दो लक्ष्य लेकर के हम कर रहे थे। इसके लिए ही हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात कही इस नीति में। और क्या क्या, मैदानों का विकास, सामुदायिक कोचिंग को बढ़ाना, ठीक है, ग्रामीण स्वदेशी खेलों को बढ़ाना, विश्वविद्यालय और स्कूल दोनों स्तरों पर बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण करना, प्रतिभाओं की पहचान करना, जितनी हमारी खेल अकादमियां हैं उनको भी समर्थन देना, और राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान का कार्यान्वयन करना, इस तरह की सारी गतिविधियों को एक साथ ला करके सम्मिलित किया।
बातें रिपीट ही होनी है बार बार, ऐसा नहीं है कुछ नई चीजें आ रही है, वही पीछे आपने जो देखा वही खेलो इंडिया में भी सम्मिलित है। तो खेल अवसंरचना विकसित हो, खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित हो, इसके केंद्र और अकादमियां स्थापित हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, और खेलों के माध्यम से समावेशित विकास को बढ़ावा दे सके, ये सारा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। 4 तरह के खेल इसमें आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2018 से शुरू किए गए, 2023 तक हुए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 से शुरू किए गए और 2023 तक हो चुके हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2023 तक 2020 से शुरू हुए थे। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, 4 तरह के गेम्स। आपको पूछे कि खेलो इंडिया में कौन कौन से गेम्स आयोजित किए जाते हैं, तो 4 तरह के गेम्स आप बता सकते हैं कि सर ये 4 तरह के गेम्स इसमें आयोजित किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ डेटा है जो इसमें जो विनर्स हैं या कब कब कौन कौन से खेल आयोजित हुए हैं उससे रिलेटेड है, तो वो तो आप पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज है, वो है हमारी फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट हमारे सामान्य लोगों के जीवन को खेलों से जोड़ने और उनको फिटनेस की तरफ आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बने। तो 29 अगस्त 2019 को, 29 अगस्त किस लिए जाना जाता है? खेल दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम जानते हैं। उस दिन इसको शुरू किया गया था नई सरकार के आने के बाद में। और उद्देश्य क्या है? लोग शारीरिक रूप से एक्टिव हों, सक्रिय जीवन शैली को वो योग में लाएं, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, फिटनेस को आसान बनाना, मनोरंजक और निशुल्क बनाना, स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना, निचले स्तर तक हर स्कूल, गांव, पंचायत तक इसे पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी को साझा करना, ये सारे उद्देश्य रख करके फिट इंडिया मूवमेंट को लाया गया। बेसिक्स याद करना, अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम एक ही चीज में बैठ कर रटने बैठ जाए, नहीं, हमारा एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि वहां पर उत्तर लिखना है आपको। हर क्वेश्चन में 5 में से 2 से 3 नंबर लेने हैं। अगर ये भी कर लिया ना तो सिलेक्शन को कोई रोकेगा नहीं, लेकिन बस शर्त यही है कि सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद पर। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जैसे साई राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, वैसे ही राज्य में काम करती है। राज्य की इकलौती संस्था है जो खेलों के अधीक्षण, नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन और प्रबंधन के सारे काम करती है। इसमें इसको भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है 1957 में। तो संक्षिप्त पूछे तो आप बता सकते हैं कि 1957 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना। गठन देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे आपसे, इसका गठन पर बात कीजिए। तो संरक्षक कौन है? राज्यपाल। उप संरक्षक मुख्यमंत्री। अध्यक्ष होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन अभी वर्तमान में? डॉक्टर कृष्णा पूनिया। 14 फरवरी 2022 से लगातार। सदस्य कौन कौन है? परिषद में एक उपाध्यक्ष होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो पदेन सदस्य हैं। परिषद के प्रथम सदस्य कौन थे? वीजी कानेटकर। 5 चीजें याद रखो, संरक्षक कौन है? राज्य के राज्यपाल। उप संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, और इसके अलावा उपाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है और 12 मनोनीत पदेन अधिकारी इसमें होते हैं। ये इसके संगठन के बारे में हो गया। अब ये क्या क्या करता है, तो पूछ ले आपसे कि राष्ट्रीय राज्य क्रीड़ा परिषद क्या क्या करती है। भाई सबसे पहले तो प्रशिक्षण देती है, ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करती है, जनजातियों का आवासीय शिविर आयोजित करती है, जनजातीय प्रतियोगिता आयोजित करती है, ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करती है, पुरस्कार देती है 3 तरह के। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब देखो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे यहाँ के खेल रत्न पुरस्कार के लिए नाम है। एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है पहले हुआ करता था, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो केंद्र पे है। ये दोनों हमारे यहाँ पर मिलते हैं। और राष्ट्रीय प्रतियोगिता और इससे पहले के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के तो 4-5 हो गए। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, ठीक है, प्रतिभा खोज के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर, नियमित प्रशिक्षण, ये सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है, चलिए